नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM। 3 दिन से देश में वो हल्ला हो रहा है, वो हल्ला है हो रहा है, काकरोच पार्टी, काकरोच पार्टी। मैं 2-3 पार्टियों में गया, बड़ी पार्टी थी, अलग-अलग इवेंट से, और उसमें भी जैन जी हों या इंटेलेक्चुअल क्लास हो, एक ही जिक्र काकरोच पार्टी, काकरोच पार्टी। कल मैं बॉलीवुड के एक बहुत बड़े सिंगर से मिला, दुनिया भर में उनका नाम है। मुझसे भी उन्होंने कहा कि संजय जी, आपको नहीं लगता, मैं नाम उचित लेना ठीक नहीं है क्योंकि बॉलीवुड के लोग भी इस समय बहुत डरे हुए हैं। आपको याद होगा ना, 80 पिक्चर का टीवी 9 भारतवर्ष पे शो चल रहा था, अनुभव सिन्हा और तापसी पन्नू। तो 2 फोटो लगाए गए, शायद मोदी का और राहुल जी का, मोदी जी का, राहुल जी का। और तापसी पन्नी ने पूछा गया, सवाल पूछा एंकर ने कि आप किसको ज़्यादा बढ़िया नेता मानती हैं? तापसी पन्नू सीधे गई और मोदी जी के फोटो के आगे उन्होंने चरण झुकाए, बोले इस देश में रहना है। तो ये जो खौफ है मोदी जी का, तो बॉलीवुड में मैं देखता हूँ कि जो लोग मन से सेकुलर हैं, लेकिन वो बेचारे हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं इस दौर में बोलने की। तो कल मैं बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े इंटरनेशनल सिंगर थे, उनके संग मेरी एक कॉफ़ी की एक मीटिंग थी। मैं 4 PM म्यूजिक के लिए कुछ काम कर रहा था, तो इस सिलसिले में उनसे बात कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि संजय जी, आपको नहीं लगता कि मैं तो बोल नहीं सकता फ्रंट पे आके, लेकिन आपको नहीं लगता ये जो कॉकरोच पार्टी है, ये कई सालों से इस देश के जो लोगों का, नौजवानों का खास तौर से जो गुस्सा बढ़ रहा है, जो अंदर-अंदर उनके लावा फूट रहा है, ये उसकी परिणति है। और मैं 100% उनकी बात पे सहमत था, क्योंकि जो हालात हैं देश में, अब आप मुझे बताइए, मैं बहुत प्रैक्टिकल होके बात कह रहा हूँ, अपने मन की बात कह रहा हूँ। मैं पहली बात तो ये एकदम क्लियर कर दूं, मैं गांधी जी के सिद्धांतों का 101% मानने वाला इंसान हूं। गांधी जी के ख्यालों को मानने वाला इंसान हूं, तो इसलिए मैं हिंसा में एकदम यकीन नहीं करता। लेकिन कल्पना करिए कि जैसे मैं अपने आप को उस जगह रख के देखता हूं कि मैं एक 28, 29 या 35 साल का नौजवान हूं। पढ़ाई लिखाई मैंने बहुत अच्छी की है, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने एमबीए की है, और मेरे पास इंजीनियरिंग और एमबीए किए हुए लड़के आ रहे हैं और जिनको 15, 16, 17 हजार रुपए की नौकरी चाहिए, और इस देश में वो नौकरी नहीं मिल पा रही है। अब किसी भी शहर में ये शक्ल किसी भी नौजवान लड़के की हो सकती है। कल्पना करिए, परेशान है, सुबह निकलता है, रात को लौट के आ जाता है, नौकरी नहीं मिल रही है। घर में अगर उसके माता पिता, भाई बहन कोई बीमार पड़ जाए, दवा के पैसे नहीं हो, तो वो क्या करेगा? उस नौजवान के आगे विकल्प क्या है? भीख मांगे, आत्महत्या कर ले, प्रतिशोध में कोई कदम उठा ले। और अगर ऐसे नौजवान अपील करते हैं कि हम लोग एक जगह होकर अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो फिर कौन सी पुलिस और कौन सी सेना इस आग को रोक सकती है? नेपाल में क्या हुआ था? नेपाल की सत्ता ने ये समझा था कि ये जो भड़काने वाले लोग हैं, ये ऐसी बातें करने वाले लोग हैं, इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दो, बैन कर दो। और ये नहीं पता था कि अगर आप इस आग को रोकोगे तो ये आग और फैलेगी। नतीजा ये हुआ कि बंगाल की सत्ता उखड़ गई। नौजवानों का ये मानना था, भाई ये जो मंत्री हैं, ये जो अफसर हैं, इनके पास इतनी बेशुमार दौलत कहाँ से आ रही है, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इनकी जांच की जाए। और उन्होंने फिर उन महलों और उन सारे संस्थानों की ऐसी तैसी करके रख दी, सत्ता बदल गई। मैं ये मानता हूं कि भारत में ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अगर लाखों लड़के बैठ गए मौन, हाथ में तिरंगा लेके मौन होके बैठ गए कि हमें इंसाफ चाहिए, भाई देश की सारी दौलत अंबानी अडानी के पास क्यों, एक नौजवान के पास क्यों नहीं हो, एक आम आदमी के पास क्यों नहीं हो? एक नार्वे के ऊपर मैंने एक स्टोरी बनाई है बहुत अच्छी, नार्वे और भारत की तुलना, कि कौन सा देश, नार्वे कैसे दुनिया में प्रेस फ्रीडम में, अभिव्यक्ति की आज़ादी में नंबर 1 पे, और हम 157 नंबर के आसपास हैं 180 देशों में। कहाँ से आए उस देश में हम? क्या हमारा देश नॉर्वे जैसा देश अपने नागरिकों की सुरक्षा की, उनके अधिकारों की बात करता है, और हमारी गोदी मीडिया, हमारे नेता दिन भर सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। अब्दुल की चूड़ी टाइट हो जाए, सारा दिमाग उनका इसी बात में लगा रहता है। मेरे एक मित्र हैं, और मुझे उनकी 2014 में उनकी मानसिक बुद्धि पे बहुत तरस आता था। वो मुझसे कहते थे कि संजय जी, आपको अंदाजा नहीं है कि मोदी जी भगवान विष्णु का अवतार है। मैंने माथा पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा तुम पढ़े लिखे लोग हो, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम जरा हमारे प्रधानमंत्री जी का बैकग्राउंड देखो, और देखो कि उनकी और हिटलर की आदतें कितनी मिलती जुलती हैं।
थोड़ा गुजरात का दौर याद करो कि उन्होंने गुजरात किस तरह चलाया था, तो तुम्हें समझ में ही आ रहा देश को कहाँ ले जाएंगे। लेकिन तब उनको बात बहुत बुरी लगती थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और 1.5-2 लाख रुपए उनकी सैलरी थी। तो जिस आदमी की 1.5-2 सैलरी होती है, मध्यम वर्गीय कहा जाता है उसको, परिवार में 2 बच्चे हों, तो उसका पूरा बजट तय होता है कि 10,000 रुपए बच्चों की पढ़ाई के लिए है, या 15,000 रसोई के खर्चे के लिए हैं। अब इन 11-12 सालों में उनकी तनख्वाह तो 5% बढ़ी, लेकिन जो घर का बजट था वो 40% बढ़ गया। अब इतना अंतर आया उसमें कि पिछली बार जब वोट हो रहे थे लोकसभा पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर, तो उनको भगवान विष्णु वाला तापमान उनका खत्म हो चुका था। वो किसी विरोधी दल को वोट दे नहीं सकते थे, नतीजा वो वोट डालने नहीं गए। अब और जब पेट्रोल डीजल की आग लगी तो उन्होंने कहा कि इस बार मैं विपक्षी दल यानी कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को वोट करूंगा। अब आप सोचिए, जो इंसान 2014 तक भगवान विष्णु का अवतार कह रहे हो मोदी जी को, आज जब उनके ऊपर आके पड़ी तो सारे ख्याल, सारे सिद्धांत खत्म हो गए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की बहुत खूबसूरत लाइनें हैं। गोली खाकर पैक के मुंह से निकला राम, दूसरे के मुंह से निकला यीशु, तीसरे के मुंह से निकला अल्लाह, चौथे के मुंह से निकला आलू। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की पहले तीनों के पेट भरे हुए थे। भरे पेट ना होत भजन गोपाला। भूख से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। आप जितने ये पंडित हैं, जितने मौलवी हैं, जितने पोप हैं, उन सबसे कहिए कि तुम धर्म की दीक्षा दो, तो 2 दिन बिना खाने के और बिना पानी के रह के दिखाओ, फिर धर्म के ये जो उन्माद फैलाते हो फिर देना, तो सब लोग गायब हो जाएंगे। तो पहला धर्म रोटी है, पहला धर्म धंधा है, आदमी की जिंदगी जीवन यापन के संसाधन है। तो मेरे मित्र, जो उनको 2014 में भगवान विष्णु लगते थे मोदी जी, जब उनके पूरे घर का बजट बिगड़ गया, उनके बच्चों की पढ़ाई की मुसीबत सामने आ गई, तो फिर वो सारा खत्म हो गया। अब मैं बात आ रहा हूं मूल मुद्दे पे कि ये काकरोच पार्टी से लोग इतना परेशान क्यों हैं। एक नौजवान है, अमेरिका में बैठा हुआ है, बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, रह रहा है। उसने देखा कि भाई चीफ जस्टिस के मुंह से काकरोच पार्टी और नौजवान की बात निकली। वो बोस्टन यूनिवर्सिटी की जगह, उस नौजवान की जगह मैं भी हो सकता था, आप भी हो सकते थे। कभी कभी होता है कि पेट्रोल होता है, बस चिंगारी दिखाने की देर होती है। चिंगारी कौन दिखाए, और चिंगारी उस नौजवान ने दिखा दी। गूगल का फॉर्म भरा और देखते देखते 2 मिलियन और बहुत बड़ी संख्या में 20 मिलियन से ज्यादा लोग उसके अकाउंट से जुड़ गए। दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी कहती है जिसने 50,000 पोस्ट डाले होंगे, उनके उनके फॉलोअर से 5, 7, 8 गुना ज्यादा। अब आप सोचिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी को, हमारे चाणक्य जी की कितनी नींद उड़ गई होगी। अगर इतने करोड़ लोग एक हफ्ते के अंदर एक विचारधारा से जुड़ जाएं, तो उनको समझ आया होगा कि ज्ञानेश कुमार अब कुछ नहीं कर पाएंगे, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर ये नौजवानों की आंधी है, ये इसी तरह जुड़ती रही और विरोध करती रही, तो हम करेंगे क्या। नतीजा, उस नौजवान को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लेकिन एक बड़ा खराब पक्ष ये है कि कुछ मैं देख रहा था, कुछ बड़े ट्विटर अकाउंट ऐसे जो विरोधी दलों के पार्टी को समर्थित करते हैं, मतलब बीजेपी के एंटी रहते हैं, लेकिन वो भी इस काकरोच पार्टी का विरोध कर रहे थे। कह रहे थे ये तो आम आदमी पार्टी की फंडिंग सरकार है, केजरीवाल के दिमाग की उपज है। मैं थोड़ी देर को उनकी बात मान लेता हूं, मैं ये भी मान लेता हूं चलो केजरीवाल के दिमाग की उपज है। तो अगर केजरीवाल का दिमाग ये है कि वो देश के नौजवानों को बता सकता है कि भाई तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने, तुम्हारी सरकार ने तुम्हारी कैसी लंका लगा दी, तुम्हारी कैसी बाट लगा दी, तो ये बाकी नेता क्यों नहीं कर सकते। बाकी नेताओं को, इस देश के नौजवानों को क्यों नहीं बताना चाहिए कि भाई तुम हिंदू मुसलमान के फसाद से आगे निकलो, तुम अपने अधिकार मांगो, अपनी रोजी रोटी मांगो। बजाय ये कह देना कि भाई सब ये केजरीवाल का है और उसका मनीष सिसोदिया के साथ पिछला फोटो निकाल के वायरल किया जा रहा है। आप पिछले अतीत में किसी के साथ भी रहे हो, लेकिन मौजूदा विचारधारा आपकी क्या है, ये बड़ा मायने रखता है। ममता बनर्जी का समर्थन कर रही है कांग्रेस, तो ममता बनर्जी जी ने एक टाइम में आरएसएस को, बीजेपी को वो सपोर्ट किया, लेकिन आज की तारीख में अगर वो उनकी आलोचना कर रही हैं, इसका मतलब वो सेकुलर ताकतों के साथ हैं। तो आप कैसे विरोध कर सकते हैं पिछले अतीत को लेकर
कई लोग ऐसे हैं जो आरएसएस की पृष्ठभूमि से निकल कर आए, आरएसएस में रहे, लेकिन बाद में उन्होंने इस जबरदस्त तरीके से सेकुलर हुए कि आप उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठा सकते। तो अगर एक काकरोच पार्टी का गठन हुआ, एक नौजवान ने किया और देश के तमाम नौजवान करोड़ों लोग उससे जुड़ गए, तो आप केवल उसको ये कहो कि साहब ये एक टाइम में आम आदमी पार्टी से जुड़ा रहा और ये अन्ना के आंदोलन की तरह फ्रॉड है, ये सब ठीक नहीं है। आप आदमी की भावना को समझिए, करोड़ों लोगों को समझिए, करोड़ों लोगों की भावनाओं को समझिए। तो काकरोच पार्टी को बदनाम करने की भी एक मुहिम पैरेलल शुरू हो गई। तो मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि देश की बात को याद रखिए, चाहे वो काकरोच पार्टी हो, मक्खी पार्टी हो, मच्छर पार्टी हो, लेकिन आप अपने अधिकारों के लिए बोलना शुरू करिए। आप मत, आपके जो ये नेता हैं, जैसे मैं निशिकांत दुबे जी का देखता हूं, वो बहुत भड़काऊ बयान देते हैं। और निशिकांत दुबे जी का तो मैं नाम लिया, ऐसे तमाम नेता ऐसे हैं जो आपसे कि आपके बच्चों को सिखाएंगे कि भाई देखो, कावड़ यात्रा पे जाना पहला धर्म है, बाकी सब चीजें बाद में, कावड़ यात्रा पहले निकालना है तुम्हें। किसी घर के ऊपर अगर हरा झंडा देखो तो तुरंत उतारना है, केसरिया झंडा फैलाना है। और आपके नौजवान, आपके बच्चे इन भावनाओं में बह रहे हैं। मैंने तमाम नौजवानों को देखा है, भगवा झंडा हाथ में लेंगे, जय श्री राम कहेंगे, और जो भगवान राम ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसे ऐसे सारे काम करना शुरू करेंगे। बताइए, भगवान कभी कहते थे? राम के जीवन को जो लोग समझते हैं, राम के जीवन को जो पढ़ते हैं, वो जानते होंगे भगवान राम एक, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए कहा जाता है कि वो मर्यादा का ध्यान रखते थे। और ये उनके नाम को लेकर ये कैसी नफरत की राजनीति हो रही है। मैं निशिकांत दुबे जी की बात कर रहा था। बताइए, यहाँ के नौजवानों को ऐसा धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, और उनके बच्चे विदेश में रहते हैं, वहीं पढ़ाई करी, वहीं नौकरी कर रहे हैं, जहां तक मुझे पता है। अब मुझे बताइए कि ये जो नफरत की खेती है, ये नफरत की खेती नेता अपने बच्चों को क्यों नहीं सिखाते? वो आपके बच्चों को क्यों सिखाते हैं? आपने देखा है कभी कावड़ यात्रा लेके जितने नौजवान जा रहे हो, उसमें अंबानी अडानी का बेटा भी कभी गया हो, टाटा का बेटा गया हो, गोदरेज वालों का गया हो, कभी महिंद्रा के बेटे गए हो? ये जो गरीब तबका है, इसके दिमाग में धर्म की अफीम चटा दी गई है। गोदी मीडिया दिन भर हिंदू मुसलमान का मामला इसीलिए भड़काया रहता है, जिससे आप केवल इसी मामले में उलझे रहो। काकरोच पार्टी के साथ करोड़ों लोग जुटे हैं, तो वो इसीलिए जुटे हैं कि लोग दुखी हो गए हैं। देखिए, संजय राउत ने एक बड़ा जबरदस्त बयान दिया है, मैं पहले सुनवाता हूँ आपको, फिर बात। देखिए, कॉकरोच पार्टी से सरकार डर गई। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर करने वाली सरकार, हाँ, कॉकरोच से डर गई, भारत के युवाओं से डर गई, वो भी आलसी और बेरोजगार। बोलिए सर, तुम्ही काल इटलीच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या इटलीच्या दौऱ्यावरती ट्वीट केले आहे। काल मगाशी बोललो त्याच्यावर। राहुल गांधी का कहना है कि मोदी जो है वो बाहर रील्स बनाने में बिजी थे, जबकि यहाँ बच्चे जो है परेशान है। पेपर लीक और जो मार्किंग इस बार 12th के लिए हुई है, ऑन स्क्रीन मार्किंग, उसको लेकर काफी परेशान है। बच्चे परेशान है, लेकिन सरकार परेशान नहीं है। सरकार को परेशानी होनी चाहिए बच्चों का दुख देकर, लेकिन सरकार परेशान नहीं है। संजय राउत बड़े बहादुर नेता है, मेरे मित्र भी हैं, ओमन की किताब के विमोचन में गया था। आप देखिए, कुछ नेता ऐसे होते हैं, ईडी ने जेल भेजा, महीनों जेल में रहे, बड़े गंभीर बीमार हो गए, लोगों को लगा टूट जाएंगे, लेकिन इतिहास के पन्ने में ऐसे ही नेताओं का नाम याद रखा जाता है। आए और फिर मोदी शाह साहब की धज्जियां उड़ा दी। उधर गोदी मीडिया के चैनलों में अडानी जी का चैनल ने अपना जो लोगो बनाया, उसमें मेलोडी चॉकलेट दिखाई कि हम नंबर 1 आ गए, हम नंबर 1 आ गए, और टॉफी और चॉकलेट के उन्होंने फोटो लगाए। और अखिलेश यादव जैसे नेता जो हैं, वो इस मौके का कमेंट करने में वो पीछे नहीं रहते, उन्होंने उसका फोटो लगाया वहाँ पे कि जो फोटो है वो लगा के उन्होंने कहा कि ये जो चाटुकारियाँ, आप देखिए कि उन्होंने एक पोस्टर बनाया चॉकलेट का, और ये रैंकिंग दिखाया है DTTV.com, 45.7 मिलियन, हम आगे निकल गए। और अखिलेश यादव ने कहा कि चाटुकारिता की भी रैंकिंग आती है क्या? तो अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला, और वो अखिलेश यादव बहुत चुटीले अंदाज में वो कई बार इस तरह गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ाते रहते हैं कि भाई तुम लोग जितने चाटुकार हो, तुम लोग जितना हिंदू मुसलमान का फसाद करते हो, और
उससे पहले तो सोच लो, मेरे एक दोस्त हैं, मेरे एक दर्शक है, वो लिखते हैं काकरोच पलते हैं गंदगी में, विपक्षी पार्टियां गंदगी का ढेर बनी हुई हैं और इनमें से ही काकरोच पनप रहे हैं। वाह, विपक्षी पार्टियां गंदगी का ढेर बनी हुई हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो लोकतंत्र को बचाने के लिए गंदगी का ढेर बनी हुए हैं। वो उन जजों के लिए गंदगी का ढेर हैं जो जज गगोई साहब जैसे होते हैं, जिन पे एक महिला यौन शोषण का आरोप लगाती है, उसके बाद सरकार बताती है कि क्या हो सकता है आपके साथ, महिला गायब हो जाती है, गगोई साहब राज्यसभा चले जाते हैं और फिर राम मंदिर से लेके कई ऐसे फैसले दिए जाते हैं जिन पे फिर आज तक सवाल खड़े होते हैं। एक मेरे मित्र हैं अजीत देसाई, वो कह रहे हैं संजय भाई आपके 2-3 प्रोग्राम दिन में होने चाहिए। कोशिश करूंगा भाई, इस समय में 17 चैनल इकट्ठे हो गए हैं, खड़े हो गए हैं आपके 4 PM पे, आप लोगों के प्यार के कारण। तो बहुत टाइम स्पेयर हो रहा है आजकल। ब्लॉगिंग का एक नया चैनल बनाया है जस संजय, तो आप लोग अगर प्यार करते हो तो अभी बस इस लाइव के खत्म होते ही आप लोग यूट्यूब पे जाइएगा और फिर वहां पे आप जस संजय डालिएगा और जस संजय को सब्सक्राइब करिएगा। तो आजकल मैं जस संजय पे और 4 PM फिल्म भी एक नया बनाया है, उसमें शॉर्ट फिल्में मैं डाल रहा हूँ, तो उसके लिए शॉर्ट फिल्मों वाला काम कर रहा हूँ। और फिर उसके अलावा एक 4 PM पॉडकास्ट है और बाकी खबरें तो मेरा मूल है। मैं फेसबुक पे, ट्विटर पे लगातार खबरों पे अपडेट रहता हूँ और फिर आप लोगों का रोज है, मैं बिल्कुल लाइव करूंगा। कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूंगा। दूसरी बड़ी खबर पे मैं जो चर्चा करना चाह रहा था वो उमर खालिद को लेकर है। जज साहब ने बड़ी मेहरबानी करी है कि 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है उमर खालिद को। सोचिए आप, 5 साल से एक नौजवान छात्र नेता जेल में, राम रहीम जैसा व्यक्ति जो बलात्कार में, हत्या के आरोप में उस समय जेल में रहा था, जब मन में आता था जेल से निकल जाता था। तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े अपराधी हैं, वो बाहर घूम रहे हैं, लेकिन आप विडंबना देखिए कि उमर खालिद को 5 साल तक उसके मुकदमे की सुनवाई नहीं, जमानत नहीं है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज टिप्पणी करते हैं कि जमानत अधिकार है, लेकिन शायद उमर खालिद का मुसलमान होना गुनाह है, इसलिए उसको जमानत की 3 दिन की अंतरिम जमानत दी गई है। इतने दिनों में तो मुकदमे का फैसला हो जाना चाहिए था, सजा होनी है, सजा हो जानी चाहिए, रिहाई होना चाहिए तो रिहाई हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। इस देश में बहुत सारे बड़े मुद्दे ऐसे हैं जो आपसे जुड़े हैं और मैं फिर कहूंगा, अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो ये पेट्रोल जो अभी 4 रुपए के आसपास बढ़ा है, ये बहुत जल्दी आपको 25-30 रुपए तक बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। आप सोचिए क्या विडंबना है, दुनिया की 100 जितनी बड़ी कंपनियां हैं, पहली बार भारत उनमें से किसी एक में भी नहीं आया है। सारी कंपनियों से भारत बाहर निकल गया है। आप सोचिए, जो देश की हैसियत होती है वो पासपोर्ट की रैंकिंग से तय होती है। आपके देश की पासपोर्ट की रैंकिंग 2014 में क्या थी और अब क्या है, खुद आप गूगल सर्च करके देख लीजिए, लगातार आपकी रैंकिंग गिर रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो खुशहाली का पैमाना नापती हैं कि किस मुल्क में कौन आदमी कितना खुश है, और आप देखिए कि पाकिस्तान भी हमसे आगे है, यानी पाकिस्तान के लोग हमसे ज्यादा खुश हैं। कारण हमारे अंदर एक नफरत का ऐसा माहौल इस देश में बना दिया गया है। तो आप सबकी ड्यूटी है उस नफरत भरे माहौल को खराब करिए, प्यार से रहिए, विकास की सोचिए, नेताओं को जवाबदेह बनाइए, उनसे कहिए हमें मंदिर मस्जिद की नहीं, हमें सड़क की, अस्पताल की, बच्चों के एजुकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोजगार की बातें करनी है। मुझे यकीन है जब आप इस तरह का दबाव बनाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर एक काकरोच पार्टी जैसा एक बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, एक बड़े लोग खड़े होंगे। क्योंकि आप अगर शांत बैठेंगे तो आप मान के चलिए कि ये पेट्रोल 4 नहीं 40 रुपए बढ़ेगा, गैस के दाम बढ़ेंगे, सब्जी के दाम बढ़ेंगे, गरीब और गरीब होगा, अमीर और अमीर होगा, और आप देखते रहेंगे हो क्या रहा है। तो आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करिए, सोशल मीडिया पे लिखिए, और जब वोट डालने का समय आ जाए तो ज्ञानेश कुमार से कहिए कि कितना भी वोट कटवाने की कोशिश करो, हमारे वोट कटेंगे नहीं। हम उन पार्टी को चुनेंगे जो विकास की बात करेगी, जो सड़क की बात करेगी, ना कि हिंदू मुसलमान की बात करेगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो इस लिंक को आगे अपने दोस्तों को भेजिए। कोशिश करूंगा कल से मैं रोज इस तरह रूबरू होके आप लोगों से बात कर सकूं। और लास्ट में एक दर्शक ने लिखा है वॉचिंग फॉर मणिपुर, बहुत बहुत शुक्रिया। मणिपुर को इस देश के लिए बहुत ज़रूरत है। मैंने हमेशा कहा कि जब मेरे अगर लेफ्ट हैंड में अगर मेरे चोट लग जाए तो मेरा दाहिना हाथ खुश नहीं रह सकता। मणिपुर में जिस तरह पिछले 2-3 सालों से हो रहा है, जो कुछ देश की सरकार कुछ कर नहीं रही है, वो बहुत दुर्भाग्यशाली है।
और उसमें लिखा हुआ है एक जने ने कि देश में सबसे बड़ी आपदा आई हुई है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये आपदा आई हुई है तभी कॉकरोच पार्टी है बनी हुई है। एक अशोक शर्मा जी वो लिख रहे हैं, संजय जी सावधान आप पर मोदी की निगाह है। भाई साहब मोदी नहीं, शाह साहब की भी निगाह है, तभी मेरा चैनल बार बार बंद होता है। कभी ईडी, कभी इनकम टैक्स, कभी हमला, कभी एसटीएफ, कभी ईओडब्ल्यू, सारी जांचें होती रहती हैं। लेकिन आप लोग खड़े हो मेरे साथ, और मैं वो कहूँगा कि इतिहास जब लिखा जाएगा तो इस बात का जिक्र जरूर होगा कि कौन इस दौर में गोदी मीडिया था और कौन लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहा था। आखिर में बस मैं एक किस्सा सुनाऊंगा कि एक बार जब भगवान राम श्रीलंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे, पुल बना रहे थे, तो चींटी एक छोटा सा कड़ लेकर आई और उस कड़ को लेकर जा रही थी, रेत के कड़ को लेकर। तो एक बारह ने पूछा चिड़ी, ये चिट्टी क्या कर रही है तो एक कड़ तू क्या सोच रही, तेरे कड़ से पुल बन जाएगा, इतना बड़ा पुल बनना है, इतनी रेत के कड़ से बन जाएगा। तो चींटी ने जो जवाब दिया वो मुझे याद है, इसीलिए मैं ये बातें करता हूँ आपसे। चींटी ने कहा कि पुल बने ना बने, लेकिन इतिहास इस बात को याद रखेगा कि जब भगवान राम पुल बना रहे थे तो एक अंश मेरा था। तो मेरी भली ईडी हो, ईओडब्ल्यू हो, इनकम टैक्स हो, चैनल बंद हो, जेल में डाल दिया जाऊं, मार दिया जाऊं, लेकिन मेरा दिल इस बात का सुकून देगा कि जब देश को जलाने की बात हो रही थी, पेट्रोल छिड़कने की बात हो रही थी, हिंदू मुसलमान को फसाद में बदलने की बात हो रही थी, तो मैं रेत चिड़िया के उस चींटी के रेत के कण की तरह मैं इस आग को बुझाने में लगा था। मैं मुल्क को समझाने में लगा था हिंदू मुसलमान दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों ही एक ताकत के, एक ईश्वर के बनाए हुए लोग हैं। हमें प्यार से रहना है। इस लोकतंत्र को बचाने में जितना मेरा आंशिक योगदान हो सकता है वो मैं दे रहा था, और आप सब साथ हैं इसलिए दे रहा था। मेरी बात अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन करिएगा, लोगों तक जरूर भेजिएगा और कहिएगा उनसे कि जरूर प्यार से रहे। प्यार ही हर समस्या का निदान है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।